नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव और हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे नेशनल ब्यूरो चीफ कुमार पंकज। तो पंकज जी, आपका स्वागत है। और दोस्तों, आप सबका भी मैं इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। तो पंकज जी, देश कोरोना संकट से उबर भी नहीं पाया था कि अम्फान तूफान ने पूर्व तटीय इलाकों में कहर बरपा दिया। पश्चिम बंगाल और ओडिशा इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा की यात्रा करके वहां के हालात का जायजा लिया है और इधर कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश की वर्तमान स्थिति पर चर्चा के लिए समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी। खबर है कि इस बैठक में करीब 22 दलों के नेता शामिल हुए हैं, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, राहुल गांधी तो उन्हीं की पार्टी के हैं, फिर एनसीपी प्रमुख शरद पवार, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सीताराम येचुरी जो माकपा के महासचिव हैं, द्रमुक नेता एमके स्टालिन, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला, आरएलएसपी जो बिहार की पार्टी है के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, भाकपा के डी राजा और शरद यादव समेत कई दिग्गज उस बैठक में मौजूद थे। बैठक जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है। बैठक में विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार से तुरंत अम्फान चक्रवाती तूफान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का आग्रह किया और प्रभावित राज्यों को इस आपदा के प्रभाव से निपटने में मदद की मांग की। उधर पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल को अम्फान से हुए नुकसान से निपटने के लिए 1000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज का ऐलान किया है, जिस पर ममता बनर्जी जो हैं वो संतुष्ट नहीं दिखी। लेकिन पंकज जी, इस बैठक में जो दूसरी बात निकल के आई है वो मैं करना चाह रहा हूं कि 3 प्रमुख पार्टियां जो हैं वो इस बैठक में शामिल नहीं हुई हैं और वो प्रमुख पार्टियां हैं समाजवादी पार्टी यानी एसपी, बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी और आम आदमी पार्टी यानी आप। क्या कारण है पंकज जी कि देश की आपदा पर चर्चा के लिए दलों को, जो विपक्षी दल हैं, उनको जब एकजुट होने की ज़रूरत है तब वो एकजुट नहीं हो रहे हैं, एकजुट होने में उन्हें तकलीफ है? नेताओं को क्या सियासत के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता? बिल्कुल राजीव जी, एक बड़ा सवाल है कि जो इस समय जो देश के मौजूदा हालात हैं, खास करके जो कोरोना एक संकट सबके सामने है, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में इसका कहर बरप रहा है। और दूसरा ये है कि जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा आई है, खास करके पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जिस तरह से तबाही मचाई है और इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग जो हो रही है, विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जो स्टेप उठाया कि सभी दलों को बुला करके उन्होंने बैठक करने की बात की और आए भी दल। 3 दलों को अगर जो आपने नाम लिया कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, तीनों प्रमुख दल हैं। इस दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी 2 प्रमुख पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो इन लोगों को विपक्ष, अगर आप विपक्ष में हैं तो विपक्ष के साथ खड़े होना चाहिए, खास करके संकट की इस घड़ी में तो आपको जरूर सामने आना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने, और सबसे रोचक बात यह है कि ये बैठक ये भी नहीं कि आपको आकर के करनी थी कि आपको आने में दिक्कत हो या कोई दिक्कत हो। आप बैठे हुए लखनऊ में बैठे, अगर सपा अध्यक्ष और या बसपा प्रमुख मायावती कहीं भी हैं, दिल्ली में हो या लखनऊ में, लेकिन उनको एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शामिल होना था। वहीं आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली में ही है, उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल आ सकते थे या अपना कोई संदेश दे सकते थे, लेकिन उन्होंने साफ साफ एक तरह से कह दिया कि आम आदमी पार्टी ने किया कि हमें कोई इन्विटेशन नहीं मिला है। लेकिन जब कांग्रेस की ओर से बैठक बुलाई गई कि सभी विपक्षी दल जो सरकार के साथ नहीं खड़े हैं उनको एकजुट होना चाहिए, उनको एक साथ आना चाहिए, और खास करके इस ऐसी आपदा के समय में तो बिल्कुल आना चाहिए। चाहे आपकी जो भी लड़ाइयाँ हों, जो वैचारिक मतभेद हों, वो अलग चीज़ है, सियासी रंग अलग चीज़ है, लेकिन बैठक में ना आना साफ साफ संकेत दे रहा है कि इन दलों का आखिर आप किसके साथ खड़े हैं। कहीं ना कहीं तो आप या तो सरकार के साथ खड़े हैं या फिर विपक्ष के साथ हैं। तो आप कहीं नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपसे जनता कल ये सवाल पूछ सकती है कि आप किसके साथ हैं। तो ये साफ साफ जो अभी तक खबरें निकल करके आई हैं उत्तर प्रदेश से कि जिस तरह से कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में सक्रिय हुई हैं, कोरोना काल में जो मजदूरों के साथ जो बड़ा संकट हुआ उसको लेकर के दोनों दल बड़े नाराज है। खास करके बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने तो बाकायदे कह भी दिया कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिल करके खेल खेल रहे हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें पार्टी राजनीतिक दल कर रहे हैं वो अलग सियासी मैटर है, लेकिन एक क्या देश के सामने किस तरीके से आगे बढ़ा जाए,
जो चुनौतियां उससे कैसे निपटा जाए, अगर एक फोरम पर आकर के वो सुझाव देती हैं तो हमको लगता है कि एक मजबूत जो विपक्ष की बात होती है सरकार के सामने वो उभर करके लेकिन सामने पंकज आती जी, है। यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि जो सियासत है वो इन लोगों को एक साथ होने नहीं दे रहा है। खासकर जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस तीनों ने मिलकर के पिछला चुनाव हम लोगों ने देखा कि तीनों एक साथ मिलकर के एक मंच पे आकर के चुनाव लड़े। उसके बाद तीनों अलग अलग हो गए, बिखर गए। और अभी इस वक्त जबकि मजदूरों और कामगारों और ऐसे गरीब तबके के लोग जो आज पैदल सड़कों पे अभी भी जा रहे हैं और जिनके साथ काफ़ी ज्यादतियों की भी खबरें आ रही हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं, और उनके लिए अगर कांग्रेस पार्टी की वहाँ महासचिव जो हैं प्रियंका गांधी वो आगे आती हैं, बसें लेके आती हैं, तो इस पे सियासी बातें, जो सियासत से संबंधित बातें जो हैं वो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आती हैं और बसपा की तरफ से भी आती हैं। बसपा की तरफ से जो बात आई और खासकर मायावती ने जो कुछ कहा वो तो अभी आपने बताया ही। तो इसके साथ साथ जिस प्रकार ऐसे समय में, जो मैं सवाल कर रहा हूँ कि ऐसे समय में जब एक मंच पे आना चाहिए, अगर विपक्षी एकता की बात हो, एक मंच पे हमने देखा है। देखिए, एकता की बात नहीं, यहाँ एक मुद्दे की बात है। एक जो आपदा है, सबसे बड़ी बात है कि एक आपदा है और उस आपदा में आपको खड़ा होना चाहिए, आप चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता में हो। अगर कोई जैसे बहुत अच्छी बात कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर सरकार कोई अच्छा काम करे, खास करके उत्तर प्रदेश सरकार अच्छा काम करे तो वो तारीफ भी करे। तो मतलब साफ है कि सरकार और विपक्ष, जो पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दलों की जो भूमिका है उसको समाजवादी पार्टी को निभाना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी को निभाना चाहिए और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को भी निभाना चाहिए। अगर जो सुझाव देने की बात है, ये जो बैठक हुई है इसमें एक सुझाव है, कुछ चीज़ें हैं जहाँ जो कमियां हैं सरकार की वो गिनाने का समय था, लेकिन आपने उस फोरम पर आकर के ना बात करके आप जो है उस बैठक में ही नहीं भाग लिए। तो इसका राजनीतिक मायने सिर्फ यही निकाले जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके आज भी इस संकट के समय में भी आप जो है सियासी रंग में रंगने की कोशिश कर रहे हैं। खैर जो भी हो पंकज जी, लेकिन उधर हम थोड़ा सा अपने देश से बाहर पाकिस्तान की ओर चलें तो वहाँ से एक दुखद खबर सामने आई है। दरअसल वहाँ भी आपको पता है कि कोरोना काल में लॉकडाउन था और लॉकडाउन के खोले जाने के बाद हवाई उड़ानें जो हैं वहाँ शुरू कर दी गई थी और आज ही PIA का जहाज़ जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है कराची के पास। और कहा जा रहा है कि इसमें 99 लोग सवार थे, जिनमें 8 क्रू के मेंबर शामिल हैं। यह हादसा कराची के रिहायशी इलाके में हुआ है और कहा जा रहा है कि एक लंबे अंतराल के लॉकडाउन में जहाज़ों का परिचालन बंद था और उसके बाद अचानक हवाई जहाज़ का जो हवाई आवागमन चालू होने की वजह से शायद यह हादसा हो गया है। यानी विमान बंद स्थिति में काफ़ी लंबे समय तक रहा था और अचानक उसे उड़ान के इस्तेमाल में लाया गया, यानी कि उसकी पहले देखरेख जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। खैर जो भी हो, लेकिन कोरोना जैसी महामारी के वक्त कोई भी दूसरा आपदा जो है पंकज जी वो जख्मों पर नमक की तरह ही है। लेकिन इधर हमारे देश में जो हम बात करें तो लगातार देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है और चौथे लॉकडाउन में कई तरह की छूट भी देखी जा रही है। सवाल उठता है पंकज जी कि अगर मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच लगभग सारी गतिविधियों को खोलने से कोई नुकसान नहीं है तो फिर मार्च से लेकर अब तक क्या किसी लॉकडाउन की हमें आवश्यकता थी? आखिर क्यों आनन फानन में लॉकडाउन लगाकर देश की तमाम आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों पर ब्रेक लगा दी गई? क्यों करोड़ों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया? क्यों गरीबों, मजदूरों, कामगारों के बारे में नहीं सोचा गया? क्या कहेंगे पंकज जी? जी बिल्कुल, देखिए आज ये सवाल बिल्कुल उठ रहा है और तमाम मंचों से उठ रहा है, तमाम प्लेटफार्मों से उठ रहा है, सोशल मीडिया पर उठ रहा है कि अगर लॉकडाउन करना ही था तो एकदम प्लानिंग के साथ की जाती। जिस तरीके से आज सब कुछ खोला जा रहा है, एक एक करके मार्केट खोले जा रहे हैं, एक सेक्टर खोले जा रहे हैं, ट्रेनें चलाई जा रही हैं, हवाई जहाज़ की शुरुआत होने जा रही है, तो ये जो एक है कि इसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं प्लानिंग में कोई ना कोई कमी रही है। क्योंकि अगर उस समय प्लानिंग करके की गई तो आज जो मजदूर 2 महीने बाद जो सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं, देखिए जब पहला लॉकडाउन किया गया था सब लोग उसी तरीके से उसका पालन भी उन्होंने किया। आपने कहा सोशल डिस्टेंसिंग करना, सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए घर में रहे, जो एसेंशियल सर्विस वाले उनको जो भी पास मिले तो वो चलते रहे। लेकिन बिना प्लानिंग के किए जाने से आज ये सवाल बिल्कुल उठ रहा है। जिस तरह से बाज़ारों में भीड़ आ रही है या सड़कों पर गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, उसको लेकर के लोगों के मन में ज़रूर ये शंका है कि आखिर लॉकडाउन जो किया गया था, जब मरीजों की संख्या न के बराबर थी, उंगलियों पर गिनी जा रही थी, वो संख्या आज बढ़ करके लाख से ऊपर हो गई है। अगर 1 लाख से ऊपर ये संख्या बढ़ती है और उसके बाद जब ये बाज़ार खोला जाता है, लोगों को फिर जब ट्रेनें चलेंगी तो कहाँ से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा? जब हवाई जहाज़ चलेंगे तो उसमें कहाँ से, जब 3 सीटें हैं तो उस पर साथ में बैठेंगे आसपास लोग, तो कहाँ से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा? ये चीज़ें समझ से परे आम आदमी भी जिस चीज़ को समझना चाहता है कि जो 2 महीने में जो पैदल चल करके 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन पैदल चल करके वो अपने गाँव पहुँचा है, जिसकी रोजी रोटी चली गई है, वो परेशान है। जो आर्थिक गतिविधियाँ, सबसे बड़ी बात जो आपने सवाल किया, आर्थिक गतिविधियाँ बिल्कुल ठप हो गई। इस बीच में
उनको भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार ये सवाल उठ रहा है कि किस तरह से इन आर्थिक चुनौतियों से पार पाया जाएगा। तो एक साफ तौर पर कहीं ना कहीं दिखा जा रहा है कि सरकार ने जो लॉकडाउन का जो फैसला लिया था, ठीक है कि अगर कोरोना संकट है, दुनिया में और देशों में भी लॉकडाउन हुआ, हमारे यहाँ भी है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जो खोलने की प्लानिंग है उस पर भी अगर सीख ली गई होती तो ये लंबे समय तक जो आंकड़ा आ रहा है शायद उसको कम करने की कोई रणनीति सरकार नहीं बना पा रही है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि हर चीज़, हर सेक्टर खोला जा रहा है। तो ये चीज़ उस समय भी रह सकती थी और उतना जागरूक किया गया होता तो। जी बिल्कुल। आर्थिक गतिविधियों के अलावा पंकज जी उसमें जो स्थिति है, क्योंकि जो गरीबों, मजदूरों, कामगारों, इन लोगों की स्थिति अगर देखिए आप, तो ये एक तरफ उनकी नौकरी चली गई, दूसरी तरफ वो जहाँ रहते थे घर का ठिकाना नहीं है, और अब स्थिति हम देख रहे हैं कि वो सड़कों पे हैं। अब ठीक है, ट्रेनें चला दी गई, बसें चला दी गई, वो सब कुछ सड़कों हुआ। पर इसीलिए है ना क्योंकि अभी भी देखिए ऑनलाइन टिकट बुक हो रहा है, काउंटर से टिकट बुक हो रहा है, वो सड़क पर है, उनको पहुंचने की वहाँ कोई व्यवस्था नहीं। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाए भी गए हैं उसमें एकदम लिमिटेड, दिल्ली में जो बसें चल रही हैं 20 लोगों को जाना है, ऑटो चल रहे हैं तो उसमें अकेले आदमी को, अगर कोई परिवार के साथ जाना चाहता हो तो कैसे जाए, तमाम ऐसे प्रावधान हैं। उसका खर्च कहाँ से लाएगा? सबसे बड़ी बात है कि जो टिकट हैं, रेलवे के जो टिकट हैं वो इतने महंगे हो गए हैं कि लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उसके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे। क्योंकि उनकी नौकरी चली गई है और आपने जो 2 महीने बिना तनख्वाह के रहे, जो उनके पास पैसे बचे थे उससे उन्होंने अपना खाना पीना का काम किया, तो वो एक बड़ा संकट है। और उस पर कोई सरकार जो है, खास करके बीच में था कि मजदूरों से पैसे लिए जा रहे हैं, इस तरह की भी चीज़ें आई थी, उसमें था कि 85% केंद्र वहन कर रहा है, 15% राज्य कुछ, लेकिन वो कहीं भी कोई उसका निष्कर्ष दिखाई नहीं पड़ा। आज भी मजदूर को टिकट लेकर के ही जाना है, आज भी मजदूर को अपना खाना खरीद करके ही खाना, ये साफ तौर पर ये जो बाजार खुला है उसमें दिखाई पड़ रहा है। वो तो साफ दिखाई दे रहा है। और इसी कारण आज विपक्षी दलों की बैठक हुई थी जिसे सोनिया गांधी ने बुलाया था, और उस बैठक में सोनिया गांधी ने कहा है कि मौजूदा सरकार के पास वर्तमान बीमारी का यानी कोरोना का कोई समाधान नहीं होना चिंता की बात है, लेकिन उसके पास गरीबों और कमजोर वर्ग के लोगों के प्रति करुणा का भाव नहीं होना भी परेशान करने वाला है। क्योंकि हम देख रहे हैं पंकज जी कि लगातार जिस प्रकार ये लोग परेशान हैं, मतलब एक तबका जो है, गरीब तबका परेशान है, और सरकार जिस प्रकार बिल्कुल निर्दयता के साथ, निर्दयी बन करके जिस प्रकार काम कर रही है, ये भी इस पे भी विपक्षी दलों के साथ साथ मतलब खासकर सोनिया गांधी ने ध्यान दिलाने की कोशिश की है मोदी सरकार को। और इसके अलावा सोनिया गांधी का कहना है कि कई जाने माने अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है कि 2020-21 जो अभी रनिंग ईयर है में हमारे देश की विकास दर जो है वो -5% हो सकती है। सरकार टेस्टिंग की रणनीति और टेस्टिंग किट के आयात में नाकाम रही है, जिसकी वजह से मामलों की यानी कि मरीजों के मामलों की संख्या जो है वो बढ़ती गई है। इसके अलावा सोनिया गांधी ने गरीबों के खातों में पैसे ना भेजे जाने को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। आपको पता होगा डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है, उसको लेकर भी इन्होंने सवाल खड़े किए हैं, और सरकार से भी परिवारों को मुफ्त राशन देने की मांग की है। सोनिया गांधी ने सरकार पर विपक्ष की मांगों को अनसुना करने का आरोप भी लगाते हुए अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर चिंता जाहिर की है और सरकार की खराब नीतियों को अर्थव्यवस्था के गर्त में जाने का कारण बताया है। सोनिया गांधी के अलावा इस मीटिंग में माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने सरकार से मौजूदा स्वास्थ्य परेशानी के दौरान इनकम टैक्स के दायरे में जो लोग हैं, उससे बाहर जो लोग हैं, इनकम टैक्स देने वाले एक लोग होते हैं, इनकम टैक्स के दायरे से जो बाहर के लोग हैं उनको उन्होंने कहा है, उन्होंने डिमांड की है कि हर महीने 7,500 रुपए और ज़रूरतमंदों को 10 किलो अनाज फ्री देने के समेत कई मांगे, मतलब उनकी मांग रखने का उन्होंने ऐलान किया है। ये सीताराम येचुरी ने किया है। तो कुल मिलाकर विपक्ष एक बार फिर हम देख रहे हैं कि साथ साथ है, भले उसमें 3 दल नहीं आए, अब हो सकता है कि बाद में ये दल भी आ जाएं, बसपा, सपा और आम आदमी पार्टी की मैं बात कह रहा हूं, और खासकर उसमें जैसे आम आदमी पार्टी का आरोप है कि हमें इनवाइट ही नहीं किया गया। तो खैर ये एक राजनीति है, इसको देखना समझना होगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं कह रहा हूं कि विपक्ष भले एक साथ है, अभी साथ साथ दिखाई दे रहा है और मोदी जी को आईना, मतलब मोदी सरकार को आईना दिखा रहा है, लेकिन अब देखना होगा पंकज जी कि मोदी सरकार सियासत को किनारे रखकर देश हित में विपक्ष के सुझावों को कितना मानती है और उस पर कितना अमल करती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और पंकज जी आपने इस चर्चा के लिए वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और साथियों आपने बड़े ध्यान से हमें सुना, उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जिन लोगों को ये हमारा वीडियो, ये प्रोग्राम पसंद आता है, कृपया आप अपने दूसरे दोस्तों साथियों के बीच इसे शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। और साथ साथ अगर आप लोगों में से किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आपसे कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।